किसी गांव में 7 औरतें एक जगह रहती थीं। सारा दिन चरखा काता करतीं। जब उनके पास बहुत सा सूत इकट्ठा हो गया तो सब ने सलाह की कि उसको शहर ले जाकर बेच देंगी, मगर पर्दा नशीन औरतें थीं, दिन के वक्त नहीं निकलती थीं। एक दिन रात को चादरें ओढ़कर सूत की गठलियां सरों पर रखकर घरों से निकलीं। शहर पहुंचते पहुंचते रात के 12 बज गए। गश्त के सिपाही पहरा दे रहे थे। उन्होंने जो देखा कि 7 औरतें सरों पर गठलियां रखे चली आ रही हैं, वो समझे चोर हैं। दूर से ललकारा, कौन हो तुम और कहां से आ रही हो? ये 7 औरतें डर गईं। कोई जवाब नहीं दिया। सिपाही ने करीब आकर पूछा, बोलती क्यों नहीं? ये तुम्हारे सरों पर काहे की गठलियां रखी हैं? एक औरत ने डरते डरते जवाब दिया, भैया ये सूत है, हम इसे शहर बेचने जा रहे हैं। सिपाही ने डांट कर कहा, हमें बेवकूफ़ बनाती हो? रात के 12 बजे कौन सा बाजार खुला है जो तुम सूत बेचने चली हो? ज़रूर कहीं से चोरी करके आ रही हो। चलो मेरे साथ थाने। ये 7 हाथ जोड़ने लगी। सिपाही से मिन्नतें खुशामद की, मगर उसने एक ना सुनी। अपना डंडा उठाकर कहा, सीधी तरह चलो वरना तुम्हारी खबर लूंगा इससे। गरीब औरतों का बुरा हाल था। वो मारे डर के थर थर कांपती उसके पीछे चलने लगी। थाने पहुंचकर सिपाही ने दरोगा जी से रिपोर्ट की। वो उस वक्त सो रहे थे। नींद में उन्होंने कह दिया, हवालात में बंद कर दो। ये 7 एक कोठड़ी में बंद कर दी गईं। उस हवालात में सिर्फ एक खिड़की थी जो बरामदे में खुलती थी। लोहे की सुलाखें लगी हुई थीं। खिड़की के करीब बरामदे में दरोगा जी का पलंग बिछा हुआ था। हवालात की कोठड़ी में बंद होकर पहले तो ये 7 बेवकूफ़ औरतें अपनी किस्मत को रोती रहीं। जब रो धोकर दिल हल्का हो गया तो आपस में बातें करने लगीं। एक ने कहा, बहन रात कैसे कटेगी? कितनी लंबी रात है, कोई किस्सा या कहानी तो शुरू करो। दूसरी बोली, आप बीती सुनोगी या जग बीती? तीसरी ने कहा, बहन आप बीती सुनाओ, जग बीती सुनकर क्या करेंगी? पहली ने अपना किस्सा इस तरह बयान करना शुरू किया। मैं एक चपड़ासी की बीवी थी। घर में ना कोई सास थी ना नंद। दोनों मियाँ बीवी आराम से रहते, जो जी चाहता पकाती। मियाँ के पास जितना रुपया था उसका उन्होंने मुझे जेवर बनवा दिया, गहने बनवा दिए। कानों में सोने के झुमके, गले में सोने की चंपाकली, माथे पर टीका, हाथों में सोने के कड़े। इसके अलावा पाँव में चांदी की पाजेब और लच्छे भी थे। मियाँ ने मुझसे कह दिया था कि बीवी अपना जेवर एहतियात से रखना, नौकरी का कोई भरोसा नहीं। हाकिम बहुत बदमिजाज है, हमेशा मुझसे नाराज़ रहता है। अगर खुदा न खास्ता नौकरी जाती रही तो जेवर बेचकर कोई दुकान खोल लूँगा। 1000-1500 का जेवर है। पुराने ज़माने की बात थी। 1000-1500 बहुत बड़ी रकम थी। मैंने उनको इत्मीनान दिलाया कि मैं क्या पागल हूँ? सारा जेवर तो मैं संदूक में रखती हूँ और हर वक्त ताला पड़ा रहता है। कुंजी मैं अपने कमर में बांधे रखती हूँ। मेरा शौहर मुतमईन हो गया। अकेले मेरा दिल बहुत घबराता था। 6 महीने शादी को हो गए, मगर बच्चे से गोद खाली थी। मैंने अपने मियाँ से कहकर एक बकरी मंगवा ली और उसका नाम बुद्धू रखा। सारा दिन उस बकरी से अपना दिल बहलाया करती। मियाँ सुबह नाश्ता करके दफ्तर चले जाते, दोपहर का खाना खाने घर आते। एक दिन ऐसा हुआ कि मियाँ को आने में देर हो गई और मैं इंतज़ार करते करते थक गई। भूख के मारे मेरा बुरा हाल था, क्योंकि मैं पहले मियाँ को खाना खिलाती फिर खुद खाती थी। उस दिन 2 बज गए। सोचते सोचते एक तरकीब समझ में आई कि बुद्धू के हाथ मियाँ का खाना भेज दूँ। उससे जाकर पूछा, बुद्धू मियाँ का खाना दफ्तर ले आओगी? उसने गर्दन हिलाकर कहा, मैं। जब मैंने देखा कि वो जाने पर राज़ी है तो जल्दी जल्दी खुशबूदार चमेली का तेल उसके बालों में डालकर कंघी की, फिर अपनी चंपा कली उसके गले में पहनाई, हाथों में कड़े, पाँव में पाजेब बांधी, ज़बरदस्ती कानों में झुमके पहनाए। वो मैं करके चीखती, मगर मैं कहाँ मानने वाली थी। माथे पर टीका बांधा। ए बहन, इस कदर प्यारी लग रही थी कि क्या बताऊं। काले रंग की थी, उस पर सोने का जेवर लाख लाख बनाव दे रहा था। जेवर पहनाकर अपना भारी दुपट्टा उसकी पीठ पर बांध दिया, फिर उजले दस्तरखान में खाना बांधकर उसके गले में लटकाकर दरवाजे से बाहर निकाला। वो खुशी खुशी छन छन करती गली में से भागी। मैंने खाना खाया, बर्तन साफ किए, फिर पान खाकर पलंग पर लेटी ही थे कि मियाँ घबराए हुए है और आते ही कहा, बीवी जल्दी खाना दे दो। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, मुझसे मजाक न करिए। मियाँ ने कहा, मजाक कैसा, मैं खाना मांग रहा हूँ, जल्दी करो। मैंने पूछा, क्या तुम्हारा खाना अभी तक पहुँचा नहीं? मियाँ ने कहा, खाना कौन लेकर गया?
میں نے جواب دیا اپنا ہی آدمی لے کر گیا ہے۔ میاں نے تیز آواز سے پوچھا اپنا آدمی؟ کون اپنا آدمی؟ میں نے بھی ذرا اونچی آواز سے کہا تم بدھو کو نہیں جانتے؟ آخر 6 مہینے سے کھڑے کھڑے کھا رہی تھی، میں نے ایک دفعہ اس سے کام لے لیا تو تم غصہ کرنے لگے۔ میاں نے غصے سے کہا اس جانور کے ہاتھ تم نے کھانا بیچ دیا، آج بھوکا مروں گا۔ میں نے ہنس کر کہا جانور کیسا؟ میں نے تو اسے آدمی بنا کر بھیجا ہے۔ میاں نے پوچھا وہ کیسے؟ کیا تم جادوگرنی ہو؟ میں نے ہنس کر کہا جادوگرنی کیوں ہونے لگی؟ میں نے اس کو خوب بنا سوار کر سجا کر بھیجا ہے، آخر بھری کچہری میں جاتی تمہاری عزت کے خیال سے اپنا سارا زیور اسے پہنا دیا، بھاری دوپٹہ اڑایا، اجلے دسترخوان میں کھانا اس کے گلے میں باندھا، دروازے تک پہنچانے گئی۔ تمہارے سر کی قسم جب وہ گلی میں سے چھن چھن کرتی ہوئی گئی تو لوگ دیکھ دیکھ کر کہہ لگاتے رہے۔ میں نے تو نظر کی دعا پڑھ کر پھونکی ذرا کچہری جا کر دیکھو، سب لوگ اس کو گھیرے کھڑے ہوں گے۔ اے بہن میری بات سن کر میاں نے تو اپنا سر پیٹ لیا، غصے سے لال بھپکا ہو گئے۔ دروازے کے باہر جاتے ہوئے کہے کمبخت یہ تو نے کیا غضب کیا، میری عمر بھر کی کمائی برباد کر دی۔ گلی میں جا کر میاں نے ایک ایک سے بدھو کا پتہ پوچھا، جو سنتا وہ ہنستا تھا۔ غصہ اور پریشانی کی حالت میں وہ کچہری تک گئے مگر بدھو نہ ملی۔ واپس آ کر میرا ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکال دیا کہ ایسی عورت کا میرے ہاں کیا کام؟ اب تم بھی بتاؤ یہ بھی کوئی بات ہے جس پر مجھے نکال دیا؟ دوسری عورت بولی بہن میرے میاں کافی روپے والے تھے، وہ تجارت کیا کرتے تھے، 6 مہینے گھر پر رہتے 6 مہینے باہر۔ میری شادی کو 1 مہینہ گزرا تھا کہ میاں کا پردیس جانا نکل آیا۔ انہوں نے میری تنہائی کے خیال سے میری ماں کو بلوا لیا، گھر میں 1 سال کا سامان بھروا دیا، گیہوں چاول چینی دالیں مسالے غرض ہر چیز اکٹھی منگوا کر رکھ دی، اوپر کے خرچ کے روپے الگ دے دیے۔ اس کے علاوہ 20 روپے شبرات کے، 20 رمضان کے، 20 عید کے اور 20 روپے بقر عید کے، 20 محرم کے زیور کپڑا تو میرے پاس بہت تھا، کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ میاں کے جانے کے بعد میں نے اماں سے کہا اماں میں چاہتی ہوں میاں جس کے روپے دے گئے ہیں وہ میں آج ہی ان سب کو دے دوں۔ اماں نے کہا ہاں بیٹی ضرور دے دو۔ خیر بہن میں دروازے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں گلی میں سے ایک آدمی جا رہا تھا، میں نے اس کو آواز دے کر پوچھا کیا تمہارا نام شبراتی ہے؟ اس نے کہا کیا کام ہے شبراتی سے؟ میں نے کہا میرے میاں تمہیں 20 روپے دے گئے ہیں۔ وہ بولا ہاں میرا نام شبراتی ہے، لاؤ میرے روپے۔ میں دوڑی اماں کے پاس گئی اور 20 روپے شبراتی کو دے دیے۔ تھوڑی دیر میں ایک آدمی آیا اور میں نے اس سے پوچھا کیا تمہارا نام رمضانی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے جلدی سے 20 روپے اس کو دے دیے۔ وہ ہنستا ہوا چلا گیا۔ اماں کو جا کر سنایا، وہ بھی خوش ہوئیں کہ چلو 2 آدمیوں کے روپے تو ان تک پہنچ گئے۔ پھر دروازے کے پاس آئی، ایک آدمی اور نظر آیا تو میں نے اس سے پوچھا بھائی کیا تمہارا نام کہیں عیدو تو نہیں؟ اس نے کہا ہاں میں عیدو ہوں۔ میں نے جلدی سے اس کے 20 روپے بھی اس کو دے دیے۔ وہ ہنستا ہوا چلا گیا۔ پھر تھوڑی دیر میں بکرا عیدو بھی آ گیا، اس کے روپے بھی دے دیے۔ میں کھڑے کھڑے تھک گئی۔ امامی کے 20 روپے رہ گئے تھے، میں نے سوچا کل دے دوں گی، مگر تھوڑی دیر میں وہ بھی آ گیا۔ میں خوش ہو گئی۔ اس نے آتے ہی کہا میرا نام امامی ہے۔ میں نے 20 روپے اس کے دے کر خدا کا شکر ادا کیا۔ اماں سے جا کر کہا، انہوں نے کہا بیٹی کسی کا قرض نہیں رہنا چاہیے، اچھا ہوا آج ہی سب کے دے دیے۔ گھر میں جو سامان میاں نے بھروا دیا تھا اس سے بھی میرا دل گھبراتا تھا۔ میں روز محلہ میں جا کر پوچھ لیتی کہ کسی کو آٹے کی ضرورت ہو تو میرے ہاں سے لے جانا، کسی کو گھی شکر چاہیے تو مانگ لینا۔ غرض کوئی 5 سیر آٹا لے جاتی، کوئی گھی لے جاتی، کوئی چاول دالیں، سب چیزیں میں خوشی خوشی دے دیتی۔ کوئی ہمسائی کہیں مہمان جاتی تو میرا زیور کپڑے مانگ کر پہن جاتی۔ غرض 15-20 دنوں میں سب سامان ختم ہو گیا، زیور کپڑا بھی نہ رہا۔ دونوں ماں بیٹیوں کے تن پر جو کپڑے تھے وہی رہ گئے۔ فاقے پڑنے لگے۔ خرچ کے لیے جو روپیہ میاں دے گئے تھے وہ محلہ والوں نے قرض لے لیا۔ جب بہت ہی بری حالت ہوئی تو میاں کو تار دلوایا کہ اگر ہماری زندگی چاہتے ہو تو فوراً واپس آؤ۔ وہ پریشان ہو کر دوسرے دن آ گئے۔ ہم دونوں کی بری حالت تھی، 2 وقت کا فاقہ تھا۔ میاں دیکھ کر گھبرا گئے، پوچھا کیا چوری ہو گئی؟ کیا ہوا؟ میں 1 سال کا سامان تو بھروا کر گیا تھا، ہر تہوار کے روپے الگ دے کر گیا تھا، گھر کے خرچ کے الگ، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ میں نے کہا تم نے 20 روپے شبراتی کے دیے تھے، وہ اس کو دے دیے، 20 روپے رمضانی کے، 20 عیدو کو، 20 بقر عیدو کو، 20 امامی کو، اور جس دن تم گئے اسی دن دے دیے تھے۔ میں اپنے اوپر کیوں کسی کا بار رکھتی؟ محلہ پڑوس میں لوگ فاقے مرتے تھے،
आटा दाल चावलें सब उनको दे दिया करती। एक हमसाई को रुपए की ज़रूरत थी, खर्च के रुपए उनको दे दिए। बस बहन इतना सुनना था कि मियाँ तो गुस्से से कांपने लगा। एक कहीं ना तो हाथ पकड़कर मुझे घर से निकाल दिया। भला ये भी कोई बात थी? जिस पर मरदूद ने छोड़ दिया। तीसरी बेवकूफ़ औरत बोली, बहन मेरे मियाँ भी दफ्तर में नौकर थे, कपड़ा जेवर अल्लाह का दिया सब कुछ मेरे पास था, आराम से ज़िंदगी गुजर रही थी। मेरी शादी को कोई 3 महीने हो गए थे। मियाँ को सब खानों में से सबसे ज़्यादा हरीरा पसंद था। जब कभी मैं हरीरा पकाती मियाँ यही कहते, बीवी तुम बहुत थोड़ा सा पकाती हो, मैं दिल भर कर नहीं खा सकता, ज़ुबान चाटता रह जाता हूँ, किसी दिन बहुत सा पकाओ कि दिल भर कर खाऊं। ये सुनते सुनते बहन मेरा जी जल गया। एक दिन सुबह गए दफ्तर मियाँ, तो मैंने क्या काम किया कि हमसाई को बुलाकर 10 रुपये दिए कि अपने मियाँ से सूजी शक्कर और घी मंगवा दो। बनिए की दुकान पास ही थी। थोड़ी देर में सब कुछ चीज़ें आ गईं। घर में एक कुआं था, सूजी चीनी घी सब उसमें डाल दिया और लंबा सा बांस लेकर चलाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में डोल से निकालकर चखा तो फीका पानी था। रुपए मेरे पास और नहीं थे। मैंने हमसाई को अपने हाथों के कड़े दिए कि इसे बेचकर और सामान मंगवा दो। हमसाई बेचारी ने उसी वक्त और चीज़ें मंगवा दी, वो भी मैंने उठाकर कुएं में डाल दी। 2-4 दफ़ा बांस चलाकर चखा, फिर फीका। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने अपना सारा जेवर हमसाई को देकर कहा, ये अपने मियाँ को दो, एक एक बोरी शक्कर और सूजी मंगवा दो। वो बेचारी मुझसे बड़ी मोहब्बत करती थी। उसी वक्त अपने मियाँ को भेजकर 2 बोरियां मंगवा दी। मैंने बोरियां खोलकर खुशी खुशी कुएं में डाल दी और ज़ोर ज़ोर से बांस चलाना शुरू कर दिया। अब जो निकाल कर चखा तो गाढ़ा भी हो गया और कुछ कुछ मीठा भी। मैंने खिड़की में से हमसाई को बुलाकर चखाया। उन्होंने भी कहा, हाँ बहन गाढ़ा तो हो गया मगर ज़रा फीका है। मैंने भी यही कहा, हाँ बहन फीका तो है, मियाँ को तो खूब मीठा पसंद है। अब क्या करूँ, न रुपया रहा न जेवर। हमसाई ने कहा, मकान रहन रख दो। ये तरकीब मेरी समझ में आ गई। मैंने कहा, तुम ही अपने मियाँ से कहकर ये काम भी करवा दो, मगर ज़रा जल्दी, 4 बज गए हैं, 5 बजे मियाँ आ जाते हैं। हमसाई बेचारी जल्दी जल्दी गई और कोई 10 मिनट में 100 रुपये में मकान रहन रखवा कर एक बोरी शक्कर की मंगवा लाई। मैंने जल्दी से कुएं में डालकर जल्दी जल्दी बांस चलाए। अब जो निकाल कर चखा तो खूब मीठा हो गया था। उस दिन मैंने खाना भी नहीं पकाया था, सारा दिन हरीरे में लगी रही। कुएं में हरीरा बनाना कोई आसान काम तो नहीं ना। बांस चलाते चलाते थक कर चूर हो गई थी, हाथों में छाले पड़ गए थे। शाम को मियाँ आए तो मैं कुएं के पास पलंग बिछाए पड़ी थी। उन्होंने आते ही कहा, बीवी बड़ी भूख लग रही है, जल्दी से खाना लाओ। मैंने कहा, तुम देख नहीं रहे आज मैं बहुत थकी हुई हूँ। मियाँ ने कहा, क्या काम किया जो इतना थक गई? मैंने जवाब दिया, आज मैंने तुम्हारे लिए इतना हरीरा बनाया है कि खुश हो जाओगे। मियाँ ने कहा, पहले खाना दो फिर हरीरा खाऊंगा। मैंने गुस्से से कहा, सारा दिन तो हरीरा बनाने में लगी रही, खाना किस वक्त बनाती? मियाँ ने झिंझिला कर कहा, अच्छा हरीरा ही ला दो, उसी से पेट भर लूँगा। मैं खुशी खुशी उठी, डोल रस्सी लेकर कुएं के पास गई और मियाँ बोले, खाली पेट में पानी नहीं पीऊँगा। मैंने हंस कर कहा, ज़रा सब्र तो करो, पानी कौन ला रहा है? बस बहन मैंने जल्दी से डोल भर कर हरीरा निकाला और एक चमचा ज़बरदस्ती मियाँ के मुंह में देते हुए कहा, ज़रा खा कर देखो। उन्होंने उबकाई लेकर कुल्ली कर दी और मुझसे कहा, लाहौल वाला कुवत, ये क्या कीचड़ मेरे मुंह में दे दी? ये सुनकर तो मेरा गुस्से से बुरा हाल हो गया। सारा जेवर बेचा और मकान रहन रखा। सारा दिन थकी रही। मियाँ ने इसको एकदम से कीचड़ कह डाला। मैंने भरा डोल हरीरे का उठाकर फेंक दिया और मियाँ से कहा, मेरी तारीफ तो करते नहीं, सारी उम्र हरीरा खाओगे तब भी ख़त्म नहीं होगा। 4 बोरियां सूजी की, 4 शक्कर की और 20 सेर घी डाला है। ज़रा हमसाई के मियाँ से पूछो, उन्होंने मेरा सारा जेवर बेचकर सामान ला कर दिया। मियाँ ने घबरा कर कहा, जेवर बेच दिया? मैंने कहा, इससे भी काम नहीं चला, हरीरा फीका रहा तो मैंने मकान रहन रख दिया। 1 बोरी शक्कर की और डाली तब जाकर कहीं मीठा हुआ। ए बहन, कमबख्त ने एक न कही, दोनों हाथों से पकड़कर घर से निकाल दिया कि जा, ऐसी औरत का मेरे घर में कोई काम नहीं। अब तुम ही बताओ मेरा क्या कसूर था? जिस पर उस मरदूद ने मुझे छोड़ दिया। ये कहानी सुनकर चौथी ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। बहन, मेरे मियाँ सौदागर थे। ज़ाफ़रान, क्योड़ा, गुलाब, अतर और सफ़ेदा ढेरों गोदाम में भरा होता था। रोज़ाना गाहक माल लेने आते थे। कभी मियाँ भी बाहर जाते, घर में लौंडियाँ थी, बाहर खिदमतकार, जेवर कपड़े की कोई कमी न थी। मगर मेरी हमेशा की आदत थी कि 15-15 दिन कंघी नहीं करती थी।
एक एक महीना कपड़े नहीं बदलती थी। मियाँ जब घर में आते तो यही कहते, बीवी ना कपड़े बदलती हो, ना जेवर चूड़ियाँ पहनती हो, घर की लौंडियाँ भी तुमसे अच्छी रहती हैं। यही हालत घर की है, मकड़ियों के जाले लगे हैं, कूड़े के ढेर हैं। लौंडियों से कहकर घर साफ करवाया करो, खुद साफ रहा करो, ज़्यादातर तो मैं बाहर ही रहता हूँ। अभी तो तुम्हारी शादी को 2-3 महीने हुए हैं, बाल बच्चे हो जाएंगे तो फिर क्या करोगी? मैं हमेशा जवाब देती कि हमसे नहीं हो सकता, मगर वो मानते ही नहीं थे। जब घर में आते यही कहते, कैसा गंदा घर रखती हो, खुद भी ऐसी गंदी रहती हो और दूर से तुम्हारे कपड़ों से बदबू आती है। आखिर बहन मैं भी इंसान थी, सुनते सुनते जी जल गया। एक दिन मियाँ 2 दिन के लिए कहीं गए। गोदाम की कुंजी मेरे पास थी। मैंने क्या किया कि गोदाम खोलकर सफ़ेदे की बोरियां निकलवा कर देगों में घुलवाईं और सारे घर में सफ़ेदी कराई। लौंडियों ने मना किया तो उनको खूब डांटा। जब पूरा घर सफ़ेद हो गया तो गुलाब और केवड़ा के कंटर खुलवा कर ज़ाफ़रान के सब डिब्बे उसमें डाल दिए और खूब चूल्हे में उसको पकाकर सफ़ेदी के ऊपर ज़ाफ़रान का पोता भरवा दिया। बस ये मालूम होता था कि बसंत फूली हुई है। एक दिन तो घर साफ हो गया, दूसरे दिन गर्म पानी करवाकर उसमें इत्र डालकर खूब नहाई। चौथी का भारी जोड़ा पहना, सारा जेवर और कोहनियों तक चूड़ियाँ पहनकर गाँव तकिया से लगकर बैठ गई। शाम से ज़रा पहले मियाँ जल्दी जल्दी करते हुए दरवाजे से ही उन्होंने कहा, अरे क्या कोई इत्र का कनस्तर टूट गया? आज तो घर में बड़ी खुशबू आ रही है। वो इतनी जल्दी में थे कि किसी तरफ देखा ही नहीं, सीधे मेरे पास आए। मैं गाँव तकिए से लगी बैठी थी। मुझे देखकर वो खूब हंसे और कहने लगे, बीवी जल्दी गोदाम की कुंजी दो। मैंने अपने और कपड़ों की तरफ दिखाते हुए कहा, ज़रा इधर तो देखो। मियाँ ने कहा, अभी आकर देखता हूँ, पहले कुंजी तो दो। मैंने घर की दीवारों की तरफ इशारा किया, ये नहीं देखा तुमने? मियाँ ने घर को नज़र उठाकर देखा। अरे वाह वाह, 2 दिन में सफ़ेदी रंग सब कुछ करवा लिया। अच्छा जल्दी से चाबी दो, बाहर गाहक खड़े हैं, कई हज़ार का सौदा उस वक्त हो जाएगा। मैंने कहा, गोदाम में क्या रखा है? मियाँ बोले, अरे यही ज़ाफ़रान केवड़ा वगैरह। मैंने जवाब दिया, वहाँ तो कुछ नहीं। मियाँ ने घबरा कर कहा, सामान कहाँ गया? क्या चोरी हो गई? मैंने कहा, चोरी क्यों होने लगी? अपने घर को नहीं देखते? तुम खुद ही तो हमेशा कहा करते थे कि ना घर को साफ रखती हो ना खुद साफ रहती हो। मैंने सफ़ेदी की बोरियां देगों में घुलवाकर सारे घर में सफ़ेदी करवाई और केवड़ा गुलाब में ज़ाफ़रान पकवाकर ऊपर से रंग करवाया। क्या तुम्हें खुशबू नहीं आ रही? सारा घर महक रहा है। इतर से मैं खुद नहाई हूँ, आकर सूंघो। हमेशा कहते थे तुम्हारे कपड़ों से बदबू आती है। बस बहन इतना सुनना था कि पहले तो मियाँ अपना सर पकड़कर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद मेरा सारा जेवर उतार कर कहा, जा निकल मेरे घर से, बदबख्त, मुझे बर्बाद कर दिया। तुमने सुना बहनों कि इतनी सी बात पर मेरे मियाँ ने मुझे घर से निकाल दिया। अब 5वीं औरत की कहानी सुनिए। वो बोली, बहन मेरी शादी को 1 महीना ही गुजरा था कि मेरा मियाँ परदेश चले गए। मुझे अपने मियाँ से बहुत मोहब्बत थी, 8 दिन की जुदाई भी गवारा नहीं कर सकती थी। मियाँ के जाने से कई दिन पहले मैंने रोना शुरू कर दिया। वो मुझे समझाते थे कि जल्दी आ जाऊँगा, घबराने की बात नहीं। खैर जब जाने लगे तो मैंने पूछा, ये तो बताते जाओ कहाँ जा रहे हो, कितनी दूर जगह है, मैं जा सकती हूँ या नहीं? मियाँ ने कहा, बीवी मैं बहुत दूर जा रहा हूँ, बीच में दरिया पड़ता है, नाव में बैठकर उस पार जाते हैं। मैं चुप हो गई। रात तो खैर किसी न किसी तरह कट गई। सुबह उठकर मेरा जी घबराया। घर में एक लौंडी भी थी। मैंने उससे कहा, मैं तो मियाँ के बगैर नहीं रह सकती, किसी तरह मुझे मेरे मियाँ के पास ले चल। उसने जवाब दिया, बीवी कोई रास्ता सीधा हो तो मैं भी ले चलती, मियाँ के पास जाने में तो दरिया पड़ता है, कैसे जाएंगे? आखिर सोचते सोचते खुद ही एक तरकीब मेरी समझ में आई। मैंने लौंडी से कहा, अपने घर में दरिया बना लें। वो भी सुनकर खुश हो गई। मैंने उसी वक्त उसको भेजकर राज मजदूरों को बुलाया और घर की नालियाँ, रोशनदान, खिड़कियाँ सब बंद करवा दी। उसके बाद बरामदे में भी ईंटें चुनवा दी, सारे घर का सामान भी अंदर बंद कर दिया। बस अपना जेवर और जो रुपया था वो निकाल लिया और हम दोनों छत पर जा बैठी और पिछवाड़े की तरफ सीढ़ी लगाकर बहिश्ती से कहा, तुम अंगनाई में मशकें छोड़नी शुरू कर दो। जितना रुपया मियाँ देकर गए थे सब का पानी भरवा लिया। लौंडी ने नीचे आकर देखा तो घुटनों घुटनों पानी था। उसने ऊपर आकर कहा, बीवी अब क्या होगा? मैंने जवाब दिया, अब तू सीढ़ी पर से उतर कर जा और मेरे कड़े बेचकर जल्दी से रुपया ला। गर्ज बहन कहाँ तक कहूँ, एक एक करके सारा जीवर बेच दिया और पानी भरवाती गई, मगर वो किसी तरह ऊपर तक न पहुँचा। आखिर को मैंने लौंडी को मोहल्ला वालों के पास भेजा और ये कहलवाया कि कोई अल्लाह का बंदा हमारा घर खरीद ले और इतना पानी भरवा दे कि ऊपर तक आ जाए।
सब ने इनकार कर दिया, मगर खुदा भला करे उस बेचारे बहिश्ती का। उसने मुझे इत्मीनान दिलाया कि मकान मुझे दे दो, मैं पानी भर दूंगा। मैं खुश हो गई और उससे कहा, अल्लाह तेरा भला करे, तू पानी भर दे, फिर तो हम 10 मिनट में दरिया पार निकल जाएंगे। बस बहन, फिर तो 10-12 बहिश्ती लग गए और शाम होने से पहले पहले घर की मुंडेर तक पानी आ गया। लौंडी ने पहले इसे घड़े लाकर रख दिए थे। दोनों घड़ों पर बैठकर दरिया में तैरने लगीं। कभी मैं आगे निकलती तो कभी लौंडी गुल मचाती, ए बीवी मुझे अकेला छोड़कर न चली जाना। कभी लौंडी आगे हो जाती तो मैं चीख कर बोलती, अरे कम वक्त मुर्दी कहाँ चली, पहले मैं मियाँ के पास जाऊंगी। गर्ज इसी तरह डूबते उछलते शाम हो गई। हाथ पांव शल हो गए। गीले कपड़ों की वजह से दोनों सर्दी से कांप रही थी। मुझे ये फिक्र थी कि इस बीच मंझधार में अगर रात हो गई तो क्या होगा। उसने जवाब दिया, बीवी घबराती क्यों हो, अपनी छत पर बैठ जाएंगे, मैं पीछे से उतरकर हमसाई से खाना मांग लाऊंगी, फिर सुबह दरिया में उतर जाएंगे। मुझे उसकी बेवकूफ़ी पर हंसी आई। मैंने कहा, अरे कमबख्त, अब घर कहाँ रहा। हमसाई कैसी देखती नहीं, बीच दरिया में गोते खा रही है। उसी वक्त लौंडी चिल्लाई, बीवी बीवी तुम डर रही थी कि रात हो जाएगी, वो देखो सामने मियाँ खड़े हैं। अब जो मैंने निगाह उठाकर देखा तो सचमुच छत पर मियाँ खड़े हैं। मैंने ज़ोर से चीख कर कहा, देखो तुम हमें छोड़कर चले गए थे मगर हम तुम्हारे पास पहुँच ही गए। मियाँ हैरान परेशान देख रहे थे। मैंने कहा, देख क्या रहे हो, अब हमें दरिया से निकालो। मियाँ ने गुस्से से कहा, कमबख्तो ये तुमने क्या हालत बना रखी है, सारे मोहल्ले वाले हंस रहे हैं। मैं तो ज़रूरी कागजात भूल गया था, उसको लेने आया हूँ। घर के दरवाजे पर पहुँचा तो वो ईंटों से बंद था। पिछवाड़े की तरफ गया तो बहिश्ती ने कहा, इन दोनों औरतों को निकालो, घर मेरा है। गर्ज बहन मोटा सा रस्सा पहनकर मियाँ ने हम दोनों को निकाला। लोंडी को तो उन्होंने खूब मारा और मुझसे कहा, जा निकल मेरे घर से, ऐसी पागल औरत का मेरे घर काम नहीं। बस बहन, इतनी सी बात पर उस मरदूद ने निकाल दिया। छठी औरत ने कहा, बहन मेरी शादी को 1 महीना ही गुजरा था कि रमज़ान शरीफ शुरू हो गया। सास और नंदे अपने अपने घर चली गईं। मैं भी खुश हो गई। हर बात में मैं बोलती थी। सास ने नसीहतें करते करते नाक में दम कर दिया था। मेरे मियाँ माकूल तनख्वाह के अफसर थे। घर में एक मामा, बाहर नौकर, जेवर, कपड़ा, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। सास नंदों के जाने के बाद मैं खुद सारा इंतज़ाम करने लगी। एक दिन मियाँ ने कहा, बीवी कई जगह रोज़ा इफ्तार कर चुका हूँ, दावतें खा चुका हूँ। मैं चाहता हूँ अलविदा के दिन अपने दोस्तों और अफसरों को इफ्तार पर बुलाऊँ और खाना भी खिलाऊँ। मैंने कहा, शौक़ से बुलाइए। उन्होंने कहा, खाना बावर्ची पकाएंगे, कुछ अफ्तारी बाजार से आ जाएगी, कुछ घर में बना लेना। तुम्हारा काम तो बस ये होगा कि खाना निकाल कर भिजवा देना। मैंने उनको इत्मीनान दिलाया कि सब कुछ हो जाएगा, तुम फिक्र न करो। खैर बहन, अलविदा के दिन सुबह से मैंने तैयारी शुरू कर दी। बाहर बावर्ची खाना पका रहे थे। गर्मी का मौसम था। कई किस्म के शरबत, फालूदा अलग, तुखमरीहा का शरबत अलग, रूह अफ़ज़ा अलग, बादामों का अलग। इफ्तारी में भी 20 चीज़ें थीं। सादी फुल्कियाँ, पालक के पन्ने, दही बड़े, समोसे, आलू के कचालू, ककड़ियाँ, खरबूजे की राहत जहाँ। गर्ज बहन कहाँ तक बताऊँ, मुझे तो अब याद भी नहीं रहा। अंगनाई में कई मेज़ें अफ्तारी से भरी हुई थी। मैं कोठे पर रहती थी, खिड़की में से तमाशा देख रही थी। मेहमान आने शुरू हुए। पहले तो मैं गिनती रही, जब 40 से ज़्यादा हो गए तो मुझे गुस्सा आ गया। कम बख्तों को क्या अपने घरों में खाना नहीं मिलता, मुए नदीदे। किसी ने बुलवा दिया और दौड़े चले आए। मैं वहाँ से चली आई। बावर्ची ने खाना कोठे पर पहुँचा दिया। मैंने खीर के प्यालों पर चांदी के वर्क लगाए। 100 प्याले थे, खूब बड़े बड़े। मैंने काम के ख्याल से उस दिन रोज़ा नहीं रखा था। एक प्याला चख कर देखा, खूब मीठी मज़ेदार थी और इस कदर अच्छा दूध था कि बिल्कुल खोया मालूम होती थी। एक ही प्याला खाकर मेरा जी भर गया। इतनी देर में अफ्तार का गोला चल गया। मैं दौड़कर खिड़की के पास गई। सब मेहमान मेज़ों पर झुके हुए थे। पहले तो भर भर गिलास शरबतों के पीने शुरू किए। मेरे देखते ही देखते सारे जग खाली हो गए। फिर जो अफ्तारी पर टूटे हैं तो सब मेज़ें खाली कर दी। मेरे पेट में तो हौल उठने लगे कि घड़ों तो ये लोग शरबत पी गए और ढेरों अफ्तारी खा ली। अगर खाना भी खाया तो हैज़ा हो जाएगा। गर्मी का मौसम है, मेरे मियाँ की बदनामी होगी। बस बहन, वो सब लोग तो नमाज़ पढ़ने खड़े हुए और मैंने क्या काम किया कि पिछवाड़े जो खिड़की खुलती थी, पहले तो खीर के प्याले नीचे फेंके, उसके बाद शीर मालें फेंकी, फिर बड़ी मुश्किल से कोरमा और बिरयानी के पतीले गिरा दिए। गर्ज सब खाना फेंक कर मेरे दिल को इत्मीनान हो गया। मैं बैठने भी न पाई थी कि मियाँ जल्दी जल्दी ऊपर आ गए और आते ही कहा, बीवी अभी तक तुमने खाना नहीं निकाला, जल्दी करो। मैंने कहा, मेरी बात तो सुनो तुम। उन्होंने कहा, तुम्हारी बात बाद में सुनूंगा, रोज़ादार भूखे बैठे हैं, जल्दी खाना भेजो।
یہ کہہ کر وہ جانے لگے۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سنو تو، بڑی ضروری بات ہے۔ وہ کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا دیکھو 3-4 قسم کا شربت سارا تمہارے مہمانوں نے پی لیا۔ انہوں نے کہا ہاں، خوب تعریف کر کے پیا ہے۔ وہ پھر جانے لگے۔ میں نے کہا ابھی بات میری پوری نہیں ہوئی۔ انہوں نے جھنجھلا کر کہا جلدی کہو، سب لوگ کھانے کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا کئی میزیں بھری افطاری کھا گئے۔ میاں نے کہا بہت مزیدار افطاری تھی، مگر تمہارا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا دیکھو گرمی کا موسم ہے، اگر ان لوگوں نے کھانا کھایا تو سب کو ہیضہ ہوگا، تمہاری بدنامی ہوگی۔ میاں نے غصے سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا بکواس نہ کرو، جلدی کھانا بھیجو، بہت دیر ہو گئی۔ میں نے کہا کھانا رکھا کہاں ہے جو بھیجوں؟ انہوں نے گھبرا کر کہا میں نے تو سب کھانا اوپر بھجوا دیا تھا، کہاں گیا؟ میں نے ٹھٹھا لگا کر کہا وہ سب میں نے کھڑکی میں سے پچھواڑے پھینک دیا، اپنے لیے بھی نہیں رکھا، اب کھچڑی پکوا کر کھاؤں گی۔ بس بوا، یہ سن کر تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور مجھ سے کہا کمبخت، بے وقوف، تو نے مجھے 20 آدمیوں میں بدنام کیا، نکل جا میرے گھر سے، ایسی پاگل عورت کا میرے ہاں کام نہیں۔ بھلا بہن یہ بھی کوئی بات تھی جس پر مردودے نے مجھے چھوڑ دیا؟ 7ویں عورت نے کہا بہن میں اپنے سب بہن بھائیوں میں بڑی تھی، مگر میری شادی کسی طرح نہیں ہوتی تھی، چھوٹی بہنوں کی بھی شادیاں ہو گئیں، چھوٹے بھائیوں کی بھی میری طرح قسمت نہیں کھلتی تھی۔ اماں نے 20 منتیں مرادیں مانی، خدا خدا کر کے پیغام کہیں پردیس سے آیا، لڑکے کی تنخواہ کم تھی مگر اماں نے جلدی سے منظور کر لیا۔ سب بہن بھائی تو ایک ہی شہر میں تھے، مگر میں پردیس بیاہ کر چلی گئی۔ شروع میں کچھ پتہ نہیں چلا، جب میاں نے خرچ میرے ہاتھ میں دیا تو کل 50 روپے تھے۔ انہوں نے کہا اسی میں مہینہ پورا کرنا ہے۔ اس وقت تو میں چپ ہو گئی، مگر بہن مجھے کہاں روکھا سوکھا کھانے کی عادت تھی۔ میری اماں بہت پیسے والی تھی، اپنے میکے میں اچھے سے اچھا کھاتی تھی، میرے حلق سے دال روٹی نہیں اترتی تھی۔ میرے جہیز میں دوہرا زیور ملا تھا۔ میں نے اپنی ہمسائی کو سہیلی بنا لیا اور ہر مہینہ اپنا ایک ایک زیور ان سے بکوا دیا کرتی اور اچھے اچھے کھانے پکاتی۔ میاں بھی خوش ہو کر کھاتے اور میرے سلیقہ کی تعریف کرتے تھے۔ کوئی 1 سال ہی گزرا ہوگا کہ سب زیور ختم ہو گیا، میرے پاس صرف کانوں کی ایک ایک بالی رہ گئی جو میں ہر وقت پہنے رہتی تھی۔ ایک دن میاں نے دفتر سے آ کر کہا تمہاری اماں کی بیماری کا خط آیا تھا۔ میں رونے لگی اور میاں سے کہا میرا جانا ضروری ہے کیونکہ میں سب سے بڑی ہوں، چھوٹے بہن بھائی پریشان ہوں گے۔ میرے میاں میرا بہت خیال کرتے تھے۔ 2 دن کی چھٹی لے کر وہ مجھے میرے میکہ پہنچا آئے۔ اماں دیکھ کر خوش ہو گئیں، بھائی بہنوں کو بھی اطمینان ہو گیا، گھر کا سارا انتظام میرے سپرد کر دیا۔ میری اماں بہت روپے والی تھیں، سامان سے گھر بھرا ہوا تھا، روپیہ زیور کپڑا کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اماں کے علاج کے واسطے حکیم ڈاکٹر روزانہ آتے تھے، ہم سب ان کی خدمت میں لگے رہتے تھے، مگر حالت بگڑتی گئی۔ حکیموں نے جواب دے دیا۔ میں نے اپنے میاں کو خط لکھ کر بلوایا۔ ان کے آنے کے دوسرے ہی دن اماں کا انتقال ہو گیا۔ ان کو اول منزل کرنے کے بعد میں نے اپنے میاں کو الگ جا کر کہا دیکھو میں سب سے بڑی ہوں، اماں کی ہر فاتحہ میں کروں گی۔ انہوں نے کہا تم جانتی ہو میرے پاس روپیہ نہیں، جو تنخواہ ملتی ہے تمہارے ہاتھ میں دے دیتا ہوں، نہ میرے پاس کوئی جائیداد ہے نہ ذاتی مکان، میں تمہیں کہاں سے روپیہ لا کر دوں؟ میں نے کہا ضرورت کے وقت قرض لے لیا کرتے ہیں، تم بھی مہاجن سے 2000 روپیہ مجھے لا دو۔ میرے میاں نے جواب دیا قرض ادا کہاں سے کروں گا؟ میں نے کہا اللہ مالک ہے۔ میاں بولے اگر تم اپنی ماں کی چیزوں میں سے کوئی بھاری سے بھاری چیز اڑا لو تو میں قرض لینے کی ہمت کروں۔ میں نے جواب دیا تم اطمینان رکھو، میں ایسی چیز اڑاؤں گی کہ تم بھی خوش ہو جاؤ گے۔ دوسرے دن صبح میں نے اپنے بہن بھائیوں کو بٹھا کر کہا اماں کی ہر فاتحہ میں کروں گی۔ بھائیوں نے بھی منع کیا مگر میں نے کہا میں سب سے بڑی ہوں، میرا حق ہے۔ وہ سب چپ ہو گئے۔ سوئم کی فاتحہ میں زردہ، بریانی، قورمہ، شیر مال سب کو کھلایا۔ پھر 10واں 20واں مہینہ کی فاتحہ میں بھی خوب کھانے پکوائے۔ 40ویں پر باہر کے رشتہ دار بھی آئے، میری بڑی واہ واہ ہوئی، میرے میاں کی بھی سب نے تعریف کی۔ ان کاموں سے فارغ ہو کر سب گھر کا سامان، زیور، کپڑا، روپیہ پیسہ جو کچھ اماں کے پاس تھا سب بہن بھائیوں میں تقسیم ہوا۔ میں نے ہر چیز لینے سے انکار کر دیا کیونکہ سب سے بڑی میں تھی۔ میرے میاں خاموش بیٹھے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے آنکھ کے اشارے سے ان کو اطمینان دلایا۔ اماں کا مکان بھائیوں کو مل گیا۔ میری میاں بہت پریشان معلوم ہو رہے تھے۔ میں نے ان کو الگ لے جا کر کہا تم گھبراؤ نہیں، میں نے بھاری سے بھاری چیز اڑائی ہے، جب صبح سو جائیں تو میں دکھاؤں گی۔ وہ خوش ہو گئے۔ رات کو 12 بجے میں موم بتی جلا کر میاں کو لے کر کمرے میں گئی۔ کوٹلی میں بڑا سا تالا میں نے ڈال دیا تھا۔ میاں کو چابی دے کر کہا لو تم خود کھول کر دیکھو۔ انہوں نے خوشی خوشی قفل کھولا، موم بتی لے کر آگے بڑھے۔ وہاں پتھر کی بڑی سی سل دیکھ کر میاں تو خوشی سے اچھل پڑے اور مجھ سے کہا
अच्छा, इसके नीचे कोई तहखाना है, मालूम होता है अशरफियाँ भरी पड़ी हैं। मैं अभी चादर लाता हूँ, रातों रात लेकर यहाँ से उड़ जाएंगे। मैंने हंसकर कहा, अरे कैसी बातें करते हो, अशरफियाँ कहाँ से आईं? मियाँ ने कहा, क्या जवाहरात हैं? मैंने कहा, तुम देख नहीं रहे क्या चीज़ है ये? मियाँ बोले, ये तो पत्थर की सिल है। मैंने कहा, सुनो, अम्मा के सामान में पलंग देखे वो भी हल्के, जेवर देखा वो भी हल्का, गर्ज हर चीज़ उठाकर देखी सब हल्की थी। तुमने कहा था कि भारी से भारी चीज़ उड़ाना। इस पत्थर की सिल पर अम्मा नमाज पढ़ा करती थी। सच कहती हूँ, रातों को 4-4 उंगली सिरकाती थी। मेरे तो पेट में भी तकलीफ़ हो गई। बड़ी मुसीबत से कोठड़ी तक खींच कर लाई हूँ। इतनी बड़ी सिल का उठाना कोई आसान काम तो नहीं। बस बहन, इतना सुनना था कि उस मरदूद ने मुझे एक धक्का दिया और कहा, कमबख्त, मुझे बर्बाद कर दिया, 2000 रुपये का कर्जदार हो गया, ला अपना जेवर उसको बेचकर महाजन का कर्ज अदा करूं। मैंने कहा, जेवर कहाँ रखा है? उन्होंने कहा, क्या वो भी अम्मा के मरने में खर्च हो गया? मैंने जवाब दिया, वो क्यों खर्च करती? मियाँ ने कहा, फिर कहाँ गया जेवर? मैंने कहा, तुम्हारी तनख्वाह ही कितनी थी? मुझे रूखा सूखा खाने की आदत नहीं थी। हर महीना अपना एक जेवर हमसाई के हाथ बिकवा दिया करती। लो, ये कानों की 2 बालियाँ रह गई हैं, इनको बेचकर कर्ज अदा कर दो। बस बुआ। मरदूदे ने एक ना सुनी, मेरा हाथ पकड़कर दरवाजे के बाहर ले गया और जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। जा कमबख्त, जब मैं मुसीबत उठाऊंगा तो तुझे क्यों आराम करने दूं? अब बहनों, तुम ही बताओ, मेरा इसमें क्या कसूर था? खुद ही तो उस मरदूदे ने भारी से भारी चीज़ कही थी, वो मैंने उड़ा दी। 6 की 6 बेवकूफ़ औरतों ने हाँ में हाँ मिलाई। अब रात थोड़ी सी बाकी रह गई थी। ये 7 सूत की गठलियाँ अपने सरों के नीचे रखकर सो गईं। दरोगा जी अपने पलंग पर पड़े पड़े उन 7 की बीतियाँ सुन रहे थे। सुबह जिस वक्त सिपाही ने उन औरतों को पेश किया तो उन्होंने कहा, इन 7 को छोड़ दो और इनका सूत बिकवा कर इनके गांव तक पहुंचा दो। वो समझ चुके थे कि ये 7 की 7 औरतें परले दर्जे की बेवकूफ़ थीं। उनकी बातों और उनके किस्सों से ये साबित हो चुका था।